दुनिया के सबसे शांत, व्यवस्थित और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड। ऊंचे ऊंचे आल्प्स पर्वत, नीली झीलें, लकड़ी के गांव और घड़ियों जैसी सटीक व्यवस्था वाला जीवन। स्विट्जरलैंड को अक्सर हेवन ऑन अर्थ यानी पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, और इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी स्वर्ग की गहराई तक यात्रा करेंगे। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियां, नीले झीलों का शांत पानी, घड़ियां, चॉकलेट और सफाई के लिए दुनिया भर में मशहूर एक छोटा सा देश। जी हां, यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड यूरोप के बीचों बीच बसा एक छोटा लेकिन बहुत ही खास देश है। एरिया के हिसाब से यह बड़ा नहीं है, लेकिन महत्व और पहचान के हिसाब से यह दुनिया के सबसे खास देशों में गिना जाता है। आप इसे मानचित्र पर देखें तो यह जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और लिechtenstein से घिरा हुआ है, यानी यूरोप के दिल में बसा एक पहाड़ी, शांत और बेहद व्यवस्थित देश। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी पहचान है इसके ऊंचे एल्प्स पर्वत, नीली और हरी झीलें, बहुत ही साफ सुथरे शहर और दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन। यह देश अपने आप में एक प्रतीक बन चुका है शांति का, क्वालिटी का और बेहद उच्च जीवन स्तर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का। स्विट्जरलैंड का प्राचीन परिचय, वेरी ईली हिस्ट्री। आज हम स्विट्जरलैंड को जो रूप में देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। हजारों साल पहले, जब न आज के आधुनिक शहर थे, न रेलवे, न बैंक, तब इस इलाके में सेल्टिक जनजातियां रहती थीं। इनमें से एक प्रमुख जनजाति का नाम था हेल्वेटियाई। इसी से बाद में हेल्वेटिका शब्द आया, जो आप अक्सर फॉन्ट के नाम में भी देखते होंगे, और लैटिन भाषा में स्विट्जरलैंड के लिए नाम है हेल्वेटिया। ये लोग पहाड़ों और घास के मैदानों में रहते थे, खेती बाड़ी, पशुपालन और शिकार करते थे। धीरे धीरे इस क्षेत्र पर रोमन साम्राज्य की नजर पड़ी और स्विट्जरलैंड का बड़ा हिस्सा रोमन साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रोमन लोगों ने यहां सड़कें बनाई, छोटे छोटे शहर बसाए, व्यापार बढ़ाया और इस इलाके को यूरोप के बाकी हिस्सों से जोड़ा। आज भी स्विट्जरलैंड के कई शहरों में रोमन समय के अवशेष रिमेन्स देखने को मिलते हैं। शुरुआती संघ और एकता की शुरुआत, ओल्ड स्विस कन्फेडरेशन, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में अस्थिरता बढ़ने लगी। कभी किसी साम्राज्य का नियंत्रण, कभी किसी राजा का। इसी बीच स्विट्जरलैंड का इलाका भी कई छोटे छोटे क्षेत्रों में बंट गया, जिन पर अलग अलग शासक और स्थानीय प्रभु लॉर्ड्स राज करते थे। 13वीं और 14वीं सदी के आसपास स्विट्जरलैंड के कुछ क्षेत्रों के लोगों ने महसूस किया कि अगर उन्हें बाहरी ताकतों से बचना है और अपनी आजादी बनाए रखनी है, तो उन्हें आपस में एकजुट होना पड़ेगा। इसी से शुरू होती है पुरानी स्विस परिसंघ की कहानी। सबसे पहले 3 क्षेत्र यूआरी श्विज unterwalden आपस में गठबंधन अलायंस करते हैं। ये लोग बाहरी साम्राज्यों, खासकर हैब्सबुर्ग शासकों से अपनी आजादी की रक्षा करना चाहते थे। कहते हैं कि इसी समय की एक लोकप्रिय कहानी है विलियम टेल की, जिसमें एक व्यक्ति अपने बेटे के सिर पर रखे सेब पर तीर चलाकर अन्यायी शासक को चुनौती देता है। हालांकि यह कहानी कितनी ऐतिहासिक है यह निश्चित नहीं, लेकिन यह स्विस लोगों के साहस, स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना का प्रतीक बन चुकी है। इन क्षेत्रों ने मिलकर जो संघ बनाया वो धीरे धीरे बड़ा होता गया और समय के साथ स्विट्जरलैंड के अधिक हिस्से इसमें शामिल होते गए। स्विस पहचान, आजादी, तटस्थता और बहादुरी मध्यकाल मिडिल एजेस में स्विस सैनिकों की बहादुरी पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। स्विस सैनिकों को दूसरे यूरोपीय राजा अपने लिए गार्ड के रूप में रखते थे। आज भी स्विस गार्ड वेटिकन सिटी, पोप के सुरक्षा दल में देखने को मिलते हैं। युद्धों और लड़ाइयों के बीच स्विस लोगों ने यह समझ लिया कि बार बार युद्ध में फंसने से बेहतर है शांत रहकर, तटस्थ, न्यूट्रल रहकर अपना देश चलाना। इसी सोच से आगे चलकर स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी पहचान बनी न्यूट्रल कंट्री, यानी ऐसा देश जो दूसरे देशों के झगड़ों में पक्ष नहीं लेता। धार्मिक सुधार और विभाजन, रिफॉर्मेशन पीरियड। 16वीं सदी के आसपास यूरोप में धार्मिक सुधार, रिफॉर्मेशन का दौर शुरू हुआ। कैथोलिक चर्च के खिलाफ नई विचारधाराएं उभरने लगीं। स्विट्जरलैंड में 2 बड़े नाम सामने आए, उलरिक ज्विंगली। ज्यूरिख में जॉन कैल्विन। जिनेवा में इन दोनों ने नए धार्मिक विचार दिए और परिणाम स्वरूप स्विट्जरलैंड के कुछ हिस्से प्रोटेस्टेंट हो गए, जबकि कुछ क्षेत्र कैथोलिक बने रहे। इससे देश के अंदर धार्मिक विभाजन भी हुआ, टकराव भी हुए, लेकिन समय के साथ स्विस लोगों ने आपसी झगड़ों से निकलकर फिर से एकता और सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस की राह चुनी।
आज भी स्विट्जरलैंड में कुछ क्षेत्र प्रोटेस्टेंट बहुल हैं, कुछ कैथोलिक बहुल, और दोनों समुदाय शांतिपूर्वक साथ रहते हैं। आधुनिक स्विट्जरलैंड की नींव, बर्थ ऑफ मॉडर्न स्विट्जरलैंड। अब बात करते हैं आधुनिक स्विट्जरलैंड की। 18वीं 19वीं सदी के दौरान पूरे यूरोप में बदलाव हो रहे थे। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन का उदय और फिर नेपोलियन युद्ध, इन सब का असर स्विट्जरलैंड पर भी पड़ा। कुछ समय के लिए स्विट्जरलैंड पर नेपोलियन का प्रभाव रहा, लेकिन बाद में यूरोपीय शक्तियों ने यह तय किया कि स्विट्जरलैंड को स्वतंत्र और तटस्थ रहना चाहिए। साल 1848 में स्विट्जरलैंड ने एक नया संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया और एक आधुनिक संघीय गणतंत्र बन गया। यहीं से आज के स्विट्जरलैंड की असली शुरुआत मानी जाती है। देश को कैंटन में बांटा गया। ये कुछ हद तक हमारे राज्यों जैसा सिस्टम है। हर कैंटन की अपनी स्थानीय सरकार और ऊपर एक फेडरल, राष्ट्रीय सरकार। इसी सिस्टम की वजह से स्विट्जरलैंड में स्थानीय लोगों को बहुत अधिकार मिलते हैं और लोकतंत्र बहुत गहरा और जमीनी स्तर पर चलता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में स्विट्जरलैंड, वर्ल्ड वॉर्स एंड न्यूट्रलिटी। 20वीं सदी में जब दुनिया दो बड़े युद्धों से गुजरी, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध, तब ज्यादातर यूरोपीय देशों में तबाही मच गई। लेकिन स्विट्जरलैंड ने दोनों ही युद्धों में अपनी तटस्थता, न्यूट्रलिटी बनाए रखी। इसका मतलब स्विट्जरलैंड ने किसी भी पक्ष की ओर से लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। उसने अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा जरूर मजबूत की, लेकिन युद्ध में सीधे शामिल नहीं हुआ। युद्ध के समय स्विट्जरलैंड शरण, शेल्टर लेने के लिए कई लोगों के लिए सुरक्षित जगह भी बना। यही वजह है कि आज स्विट्जरलैंड को अक्सर शांति, स्थिरता और सुरक्षित बैंकिंग का प्रतीक माना जाता है। युद्ध के बाद का समय शांति, विकास और वैश्विक भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब यूरोप के कई देश फिर से अपने शहरों और अर्थव्यवस्था को खड़ा कर रहे थे, तब स्विट्जरलैंड पहले से ही स्थिर और व्यवस्थित था। धीरे धीरे यह देश बैंकिंग और फाइनेंस, फार्मा, दवाइयों की इंडस्ट्री, घड़ियां, प्रिसीजन इंजीनियरिंग और टूरिज्म में दुनिया के सबसे बड़े केंद्रों में से एक बन गया। जेनेवा जैसे शहर आज संयुक्त राष्ट्र, यूएन और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय है। यानी स्विट्जरलैंड खुद तो तटस्थ है, लेकिन शांति, बातचीत और समझौते, नेगोशिएशन के लिए एक बड़ी वैश्विक जगह भी है। आज का स्विट्जरलैंड एक आधुनिक, शांत और व्यवस्थित देश। आज का स्विट्जरलैंड पुराने इतिहास, प्राकृतिक सुंदरता और आधुनिक व्यवस्था तीनों का मिलाजुला रूप है। यह यूरोपियन यूनियन (ईयू) का सदस्य नहीं है, लेकिन यूरोप से गहराई से जुड़ा हुआ है। लोगों की आय, इनकम दुनिया में सबसे ऊंची मानी जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सफाई, हर सूचकांक, इंडेक्स पर यह देश शीर्ष पर आता है। स्विट्जरलैंड ने अपनी पहचान बनाई है। छोटा देश लेकिन बहुत बड़ा मान। स्विट्जरलैंड का भूगोल, जलवायु और पर्यावरण। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश, लेकिन इसकी भौगोलिक विविधता इतनी विशाल और अनोखी है कि दुनिया के सबसे प्राकृतिक देशों की सूची में हमेशा शीर्ष पर दिखता है। यूरोप के दिल में स्थित यह देश उत्तर में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली और पूर्व में ऑस्ट्रिया और लिक्टेनस्टाइन से घिरा है। यानी स्विट्जरलैंड 4 अलग-अलग भाषाओं, संस्कृतियों और देशों के बीच एक पुल की तरह खड़ा है। स्विट्जरलैंड का भौगोलिक स्वरूप, जियोग्राफी ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को आमतौर पर 3 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है। द स्विस एल्प्स। देश का 60% हिस्सा यहां फैले बर्फ से ढके पर्वत, गहरी घाटियां, ऊंचे दर्रे और सदियों पुराने ग्लेशियर स्विट्जरलैंड को दुनिया की सबसे सुंदर पर्वत भूमियों में से एक बनाते हैं। आल्प्स के कुछ प्रमुख पर्वत, मैटरहॉर्न, दुनिया की सबसे प्रतीकात्मक पर्वत चोटियों में से एक जुंगफ्राउ, टॉप ऑफ यूरोप के नाम से प्रसिद्ध आइगर। इसकी नॉर्थ फेस दुनिया के सबसे कठिन पर्वतारोहण मार्गों में ये पर्वत सिर्फ देखने में अद्भुत नहीं है, इनका देश की जलवायु, नदियों और पर्यटन पर गहरा प्रभाव है। द स्विस प्लेटो, द सेंट्रल प्लेटो, सबसे आबादी वाला क्षेत्र, देश के मध्य भाग में फैला यह मैदान हल्की पहाड़ियों, झीलों और उपजाऊ भूमि से भरा हुआ है। यही क्षेत्र स्विट्जरलैंड का आर्थिक और औद्योगिक केंद्र है। यहाँ के प्रमुख शहर ज्यूरिख, बर्न राजधानी, लुसर्न, बेसल। स्विस जनसंख्या का 70% से अधिक हिस्सा इसी क्षेत्र में रहता है। द ज्यूरा पर्वत, द ज्यूरा माउंटेन्स, पश्चिमी सीमा पर यह पर्वत फ्रांस की सीमा से लगे हुए हैं। ज्यूरा क्षेत्र अपनी घड़ियों की फैक्ट्रियों, वन क्षेत्रों और शांत ग्रामीण जीवन के लिए मशहूर है।
नदियां और झीलें। स्विट्जरलैंड को यूरोप का वाटर टैंक भी कहा जाता है। यहां से कई महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। राइन उत्तर की ओर यूरोप में बहती है। रोन फ्रांस होते हुए भूमध्य सागर तक जाती है। आरे स्विट्जरलैंड की सबसे लंबी नदी। देश में 1500 से अधिक झीलें हैं। सबसे प्रसिद्ध झीलें लेक जिनेवा, लेक लुसर्न, लेक जूरिक, लेक थून और लेक ब्रियंस, लेक लुगानो। इन झीलों का गहरा नीला रंग, शांत जल और पर्वतों से आने वाली हवा स्विट्जरलैंड को एक सपना जैसा बनाते हैं। स्विट्जरलैंड की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का जलवायु बेहद विविध है। यहाँ मौसम हर 50 से 60 किलोमीटर पर बदल जाता है। आल्प्स क्षेत्र ठंडा और बर्फीला, साल के अधिकतर समय बर्फबारी, सर्दियों में लंबे समय तक तापमान शून्य से नीचे, स्कीइंग और विंटर स्पोर्ट्स का स्वर्ग मध्य मैदान प्लेटो। संतुलित मध्यम जलवायु, गर्मियों में सुखद मौसम, सर्दियों में हल्की ठंड, वर्षा पूरे साल समान रूप से। दक्षिणी स्विट्जरलैंड भूमध्य सागरीय प्रभाव, लुगानो और टिसिनो में गर्म और धूप वाला मौसम। यहाँ पाम ट्री भी उगते हैं। इसे स्विट्जरलैंड का इटली कहा जाता है। पर्यावरण और प्राकृतिक संरक्षण, एनवायरनमेंट एंड नेचर कंजर्वेशन। स्विट्जरलैंड प्रकृति को बचाने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश है। यहाँ जंगल 32% भूमि को ढकते हैं। 15 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित रिजर्व। I still can't believe we're actually here. It's like a painting. I know, it's absolutely perfect.